गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, गुजरात सरकार में मंत्री जगदीश भाई, अन्य मंत्रिपरिषद के सारे वरिष्ठ सदस्य, सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल बीआर चौधरी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरिर कुमार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे, अन्य सभी महानुभाव, विदेशों से आए हुए सभी गणमान्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, गुजरात की धरती पर सशक्त, समर्थ और आत्मनिर्भर भारत के इस महोत्सव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री के रूप में आपका स्वागत करना ये जितना गौरवपूर्ण है, उतना ही गौरवपूर्ण इस धरती के बेटे के रूप में आप सबके स्वागत करने का भी मुझे गर्व है। डेफ एक्सपो 2022 का ये आयोजन नए भारत की ऐसी भव्य तस्वीर खींच रहा है जिसका संकल्प हमने अमृतकाल में लिया है। इसमें राष्ट्र का विकास भी है, राज्यों का सहभाग भी है। इसमें युवा की शक्ति भी है, युवा सपने भी हैं, युवा संकल्प भी है, युवा साहस भी है, युवा सामर्थ्य भी है। इसमें विश्व के लिए उम्मीद भी है, मित्र देशों के लिए सहयोग के अनेक अवसर भी हैं। साथियों, हमारे देश में डिफेंस एक्सपो पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इस बार का डिफेंस एक्सपो अभूतपूर्व है। एक नई शुरुआत का प्रतीक है। ये देश का ऐसा पहला डिफेंस एक्सपो है जिसमें केवल भारतीय कंपनियां ही भाग ले रही हैं। केवल मेड इन इंडिया रक्षा उपकरण ही है। पहली बार किसी डिफेंस एक्सपो में भारत की मिट्टी से, भारत के लोगों के पसीने से बनी अनेक विध उत्पाद, हमारे ही देश की कंपनियां, हमारे वैज्ञानिक, हमारे युवाओं का सामर्थ्य आज हम लौह पुरुष सरदार पटेल की इस धरती से दुनिया के सामने हमारे सामर्थ्य का परिचय दे रहे हैं। इसमें 1300 से ज्यादा एग्जीबिटर्स हैं, जिसमें भारतीय उद्योग है, भारत के उद्योगों से जुड़े हुए कुछ जॉइंट वेंचर्स हैं, एमएसएमईज और 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। एक तरह से आप सब यहां और देशवासी और दुनिया के लोग भी क्षमता और संभावना दोनों की झलक एक साथ देख रहे हैं। इन्हीं संभावनाओं को साकार करने के लिए पहली बार 450 से ज्यादा
एमओयूज और एग्रीमेंट साइन किए जा रहे हैं। साथियों, ये आयोजन हम काफी समय पहले करना चाहते थे। गुजरात के लोगों तो भली भांति पता भी है, कुछ परिस्थितियों के कारण हमें समय बदलना पड़ा। उसके कारण थोड़ा विलंब भी हुआ। जो विदेशों से मेहमान आने थे उनको असुविधा भी हुई, लेकिन देश के अब तक के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो ने एक नए भविष्य का सशक्त आरंभ कर दिया है। मैं जानता हूं कि इससे कुछ देशों को असुविधा भी हुई, लेकिन बड़ी संख्या में विभिन्न देश सकारात्मक सोच के साथ हमारे साथ आए हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि भारत जब भविष्य के इन अवसरों का आकार दे रहा है, तो भारत के 53 अफ्रीकन मित्र देश कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़े हैं। इस अवसर पर दूसरा इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग भी आरंभ होने जा रहा है। भारत और अफ्रीकन देशों के बीच ये मित्रता, ये संबंध उस पुराने विश्वास पर टिके हैं जो समय के साथ और मजबूत हो रहा है, नया आयाम छू रहा है। मैं अफ्रीका से आए अपने साथियों को बताना चाहता हूं कि आज आप गुजरात की जिस धरती पर आए हैं, उसका अफ्रीका के साथ बहुत पुराना और आत्मीय संबंध रहा है। अफ्रीका में जो पहली ट्रेन चली थी, उसके निर्माण कार्य में इसी गुजरात के कच्छ से लोग अफ्रीका गए थे और उन्होंने मुश्किल अवस्था में हमारे कामगारों ने जी जान से काम करके अफ्रीका में आधुनिक रेल, उसकी नींव रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इतना ही नहीं, आज अफ्रीका में जाएंगे तो दुकान शब्द कॉमन है। ये दुकान शब्द गुजराती है। रोटी, भाजी, ये अफ्रीका के जनजीवन में जुड़ गए शब्द हैं। महात्मा गांधी जैसे वैश्विक नेता के लिए भी गुजरात अगर उनकी जन्मभूमि थी, तो अफ्रीका उनकी पहली कर्मभूमि थी। अफ्रीका के प्रति आत्मीयता और ये अपनापन आज भी भारत की विदेश नीति के केंद्र में है। कोरोना काल में जब वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया चिंता में थी, तब भारत ने हमारे अफ्रीकन मित्र देशों को प्राथमिकता देते हुए वैक्सीन पहुंचाई। हमने हर जरूरत के समय दवाइयों से लेकर पीस मिशन तक अफ्रीका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का प्रयास किया है। अब रक्षा क्षेत्र में हमारे बीच का सहयोग और समन्वय इन संबंधों को नई ऊंचाई देंगे। साथियों, इस आयोजन का एक महत्वपूर्ण आयाम इंडियन ओशन रीजन प्लस की डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव भी है। इसमें हमारे 46 मित्र देश हिस्सा ले रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर वैश्विक व्यापार तक मैरीटाइम सिक्योरिटी
एक ग्लोबल प्राथमिकता बनकर उभरा है। 2015 में मैंने मॉरिशस में सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी सागर का विजन भी सामने रखा था। जैसा कि मैंने सिंगापुर में सांग्रीला डायलॉग में कहा था, इंडो पैसिफिक रीजन में अफ्रीकी तटों से लेकर अमेरिका का तक भारत का एंगेजमेंट इंक्लूसिव है। आज ग्लोबलाइजेशन के दौर में मर्चेंट नेवी की भूमिका का भी विस्तार हुआ है। दुनिया की भारत से अपेक्षाएं बढ़ी हैं और मैं विश्व को विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए भारत हर कोशिश प्रयास करता रहेगा। हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए ये डिफेंस एक्सपो भारत के प्रति वैश्विक विश्वास का प्रतीक भी है। इतने सारे देशों की उपस्थिति के जरिए विश्व का बहुत बड़ा सामर्थ्य गुजरात की धरती पर जुट रहा है। मैं इस आयोजन में भारत के सभी मित्र राष्ट्रों और उनके प्रतिनिधियों का हृदय से स्वागत करता हूं। मैं इस भव्य आयोजन के लिए गुजरात के लोगों और विशेष रूप से मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, उनकी पूरी टीम का अभिनंदन करता हूं। देश और दुनिया में विकास को लेकर औद्योगिक सामर्थ्य उसे लेकर के गुजरात की जो पहचान है, आज इस डिफेंस एक्सपो से गुजरात की पहचान को चार चांद लग रहे हैं, एक नई ऊंचाई मिल रही है। आने वाले समय में गुजरात डिफेंस इंडस्ट्री का भी एक बड़ा केंद्र बनेगा। भारत की सुरक्षा और सामरिक सामर्थ्य में गुजरात का भी बहुत बड़ा योगदान देगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। साथियों, मैं अभी स्क्रीन पे देख रहा था, डीसा के लोग उत्साह से भरे हुए थे, उमंग और उत्साह नजर आ रहा था। डीसा एयरफील्ड का निर्माण भी देश की सुरक्षा और उस क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डीसा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से केवल 130 किलोमीटर दूर है। अगर हमारे फोर्सेस, विशेषकर हमारी वायुसेना डीसा में होगी तो हम पश्चिमी सीमा पर किसी भी दुस्साहस का और बेहतर ढंग से जवाब दे पाएंगे। ડીસાના ભાઈઓ બહેનો, તમને હું ગાંધીનગરથી અનેક અનેક અભિનંદન પાઠવું છું। હવે તો ડીસા વાસણનો બનાસકાંઠા પાટણ જિલ્લાનો સિતારો ચમકી રહ્યો છે। इस एयरफील्ड के लिए गुजरात की ओर से साल 2000 में ही डीसा के ये जमीन दी गई थी। जब यहां मैं मुख्यमंत्री था तो मैं लगातार इसके निर्माण कार्य के लिए प्रयास करता था। तत्कालीन केंद्र सरकार को उस समय जो सरकार थी उनको बार बार मैं समझा रहा था इसका महत्व क्या है। इतनी सारी जमीन दे दी, लेकिन 14 साल तक कुछ नहीं हुआ और फाइलें भी ऐसी बना दी गई थी, ऐसे सवालिया निशान डाले गए थे कि मुझे वहां पहुंचने के बाद भी
सही तरीके से सही चीजों को प्रस्थापित करने में भी टाइम गया। सरकार आने के बाद हमने डीसा में ऑपरेशनल बेस बनाने का फैसला लिया और हमारी सेनाओं की अपेक्षा आज पूरी हो रही है। मेरे डिफेंस के साथी, जो भी चीफ ऑफ डिफेंस साहब बने, हर किसी ने मुझे हमेशा इस बात की याद दिलाई थी और आज चौधरी जी के नेतृत्व में ये बात सिद्ध हो रही है। जितना अभिनंदन डीसा को है, उतना ही अभिनंदन मेरे एयरफोर्स के साथियों को भी है। ये क्षेत्र अब देश की सुरक्षा का एक प्रभावी केंद्र बनेगा। जैसे बनासकांठा और पाटन, उसने अपनी एक पहचान बनाई थी। वो पहचान थी बनासकांठा पाटन गुजरात में सौर शक्ति, सोलर एनर्जी का केंद्र बनकर उभरा है। वही बनासकांठा और पाटन अब देश के लिए वायु शक्ति का भी केंद्र बनेगा। साथियों, किसी भी सशक्त राष्ट्र के लिए भविष्य में सुरक्षा के मायने क्या होंगे, स्पेस टेक्नोलॉजी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मुझे बताया गया है कि तीनों सेनाओं द्वारा इस क्षेत्र में विभिन्न चुनौतियों की समीक्षा की गई है, पहचान की गई है। हमें इनके समाधान के लिए तेजी से काम करना होगा। मिशन डिफेंस स्पेस देश के प्राइवेट सेक्टर को भी अपने सामर्थ्य दिखाने का अवसर देगा। स्पेस में भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए भारत को अपनी इस तैयारी को और बढ़ाना होगा। हमारी डिफेंस फोर्सेस को नए इनोवेटिव सॉल्यूशंस खोजने होंगे। स्पेस में भारत की शक्ति सीमित न रहे और इसका लाभ भी केवल भारत के लोगों तक ही सीमित न हो, ये हमारा मिशन भी है, हमारा विजन भी है। स्पेस टेक्नोलॉजी भारत की उदार सोच वाली स्पेस डिप्लोमेसी की नई परिभाषा को गढ़ रही है, नई संभावनाओं को जन्म दे रही है। इसका लाभ कई अफ्रीकन देशों को, कई अन्य छोटे देशों को हो रहा है। ऐसे 60 से ज्यादा विकासशील देश हैं जिनके साथ भारत अपनी स्पेस साइंस को साझा कर रहा है। साउथ एशिया सैटेलाइट इसका एक प्रभावी उदाहरण है। अगले साल तक आसियान के 10 देशों को भी भारत के सैटेलाइट डेटा तक रियल टाइम एक्सेस मिलेगा। यहां तक कि यूरोप और अमेरिका जैसे विकसित देश भी हमारे सैटेलाइट डेटा का उपयोग कर रहे हैं। इस सब के साथ ही ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें समुद्री व्यापार से जुड़ी अपार संभावनाएं हैं। इसके जरिए हमारे मछुआरों के लिए बेहतर आय और बेहतर सुरक्षा के लिए रियल टाइम सूचनाएं मिल रही है। हम जानते हैं कि स्पेस से जुड़ी इन संभावनाओं को अनंत आकाश जैसे सपने देखने वाले मेरे देश के युवा साकार करेंगे, समय सीमा में साकार करेंगे और अधिक गुणवत्ता के साथ साकार करेंगे। भविष्य को गढ़ने वाले युवा स्पेस टेक्नोलॉजी को नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। इसलिए ये विषय
डिफेंस एक्सपो की एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। गुजरात की इस धरती से डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे वैज्ञानिक की प्रेरणा और गौरव भी जुड़ा हुआ है। वो प्रेरणा हमारे संकल्पों को नई ऊर्जा देगी। और साथियों, आज बात जब डिफेंस सेक्टर की बात होती है, फ्यूचर वॉरफेयर की बात होती है, तो इसकी कमान एक तरह से युवाओं के हाथ में है। इसमें भारत के युवाओं को उनके इनोवेशन और रिसर्च की भूमिका बहुत बड़ी है। इसलिए ये डिफेंस एक्सपो भारत के युवाओं के लिए उनके फ्यूचर की विंडो की तरह है। साथियों, रक्षा क्षेत्र में भारत इंटेंट, इनोवेशन और इम्प्लीमेंटेशन के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। आज से 8 साल पहले तक भारत की पहचान दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर के रूप में होती थी। हम दुनिया भर से माल खरीदते थे, लाते थे, पैसे देते रहते थे। लेकिन न्यू इंडिया ने इंटेंट दिखाया, इच्छा शक्ति दिखाई और मेक इन इंडिया आज रक्षा क्षेत्र की सक्सेस स्टोरी बन रहा है। पिछले 5 वर्षों में हमारा रक्षा निर्यात, हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 8 गुना बढ़ा है। दोस्तों, हम दुनिया के 75 से ज्यादा देशों को रक्षा सामग्री और उपकरण एक्सपोर्ट कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। 2021-22 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट $1.59 बिलियन यानी करीब 13,000 करोड़ रुपए हो चुका है। और आने वाले समय में हमने इसे $5 बिलियन यानी 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। ये निर्यात, एक्सपोर्ट केवल कुछ उपकरणों तक सीमित नहीं है, केवल कुछ देशों तक सीमित नहीं है। भारतीय रक्षा कंपनियां आज ग्लोबल सप्लाई चेन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रही है। हम ग्लोबल स्टैंडर्ड के स्टेट ऑफ आर्ट उपकरणों की सप्लाई कर रहे हैं। आज एक और कई देश भारत के तेजस जैसे आधुनिक फाइटर जेट में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, तो वहीं हमारी कंपनियां अमेरिका, इजरायल और इटली जैसे देशों को भी रक्षा उपकरणों के पार्ट सप्लाई कर रही है। साथियों, हर भारतीय को गर्व होता है जब वो सुनता है कि भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल अपनी कैटेगरी में सबसे घातक और सबसे आधुनिक मानी जाती है। कई देशों के लिए ब्रह्मोस मिसाइल उनकी पसंदीदा चॉइस बनकर उभरी है। साथियों, भारत की टेक्नोलॉजी पर आज दुनिया भरोसा कर रही है, क्योंकि भारत की सेनाओं ने उनकी क्षमताओं को साबित किया है। भारत की नौसेना ने आईएनएस विक्रांत जैसे अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर को अपने बेड़े में शामिल किया है। ये इंजीनियरिंग का विशाल और विराट मास्टरपीस कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है। भारतीय वायुसेना ने मेक इन इंडिया के तहत बनाए गए प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को शामिल किया है। इसी तरह हमारी थल सेना भी आज स्वदेशी तोपों से लेकर कॉम्बैट गन्स तक भारतीय कंपनियों से खरीद रही है। यहां गुजरात के हजीरा में बन रही मॉडर्न आर्टिलरी आज देश की सीमा की सुरक्षा बढ़ा रही है।
साथियों, देश को इस मुकाम तक लाने के लिए हमारी नीतियां, हमारे रिफॉर्म्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बेहतरी की भी बड़ी भूमिका है। भारत ने अपने रक्षा खरीद बजट का 68% भारतीय कंपनियों के लिए निर्धारित किया, ईयरमार्क किया है। यानी जो टोटल बजट है उसमें से 68% भारत में बनी, भारत के लोगों के द्वारा बनी हुई चीजों को खरीदने के लिए हमने ईयरमार्क कर दिया है। ये बहुत बड़ा निर्णय है और ये निर्णय इसलिए हुआ है कि भारत की सेना को जो प्रगतिशील नेतृत्व मिला है, उस सेना में बैठे हुए लोगों के हौसले के कारण ये निर्णय हो पा रहा है। ये राजनीति इच्छा शक्ति से होने वाले निर्णय नहीं है, ये निर्णय सैन्य की इच्छा शक्ति से होता है। और आज मुझे गर्व है कि मेरे पास ऐसे जवान हैं, मेरे सेना के ऐसे अफसर हैं कि ऐसे महत्वपूर्ण निर्णयों को वो आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा हमने डिफेंस सेक्टर को रिसर्च और इनोवेशन के लिए, स्टार्टअप इंडस्ट्री और एकेडमिया के लिए खोला। 25% रिसर्च बजट हमने बाहर जो एकेडमिया है, नई पीढ़ी है, उनके हाथ में सुपुर्द करने का साहसपूर्ण निर्णय किया है। और मेरा भरोसा मेरे देश की युवा पीढ़ी में है। अगर भारत सरकार उनको 100 रुपया देगी, मुझे पक्का विश्वास है वो देश को 10,000 रुपया लौटा करके दे देंगे। ये मेरे देश की युवा पीढ़ी में था। मुझे खुशी है कि सरकार के प्रयासों के साथ ही हमारी सेनाओं ने भी आगे आकर ये तय किया है कि देश की रक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा साजो सामान वो देश के भीतर जो बना है उसी को खरीदेंगे। सेनाओं ने मिलकर कई उपकरणों की 2 लिस्ट भी तय की है। उन्होंने एक लिस्ट वो बनाई है जो सिर्फ देश में बनी हुई चीजों को खरीदा जाएगा, और कुछ लिस्ट ऐसी है कि जो अनिवार्य होगा तो बाहर से ली जाएगी। आज मुझे खुशी है, मुझे बताया गया कि उन्होंने उसमें 101 और चीजें नई आज जोड़ दी हैं जो सिर्फ भारत में बनी हुई चीजें ली जाएगी। ये निर्णय आत्मनिर्भर भारत के सामर्थ्य को भी दिखाते हैं और देश के जवानों का अपने देश के सैन्य साजो सामान को लेकर बढ़ रहे भरोसा का प्रतीक भी है। इस लिस्ट के बाद रक्षा क्षेत्र के ऐसे 411 साजो सामान और उपकरण होंगे जिन्हें भारत केवल मेक इन इंडिया के तहत खरीदेगा। आप कल्पना करिए, इतना बड़ा बजट भारतीय कंपनियों की नींव को कितना मजबूत करेगा, हमारे रिसर्च और इनोवेशन को कितनी बड़ी ताकत देगा, हमारे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कितनी बड़ी बुलंदी देगा, और इसका कितना बड़ा फायदा मेरे देश की युवा पीढ़ी को होने वाला है। साथियों, इस चर्चा के बीच मैं एक और विषय जरूर कहना चाहता हूं, और मैं समझता हूं कि इस बात को हमने समझना होगा। जो कमेंटेटर्स होते हैं वो भी कभी कभी इन चीजों में फंस जाते हैं, लेकिन मैं कहना जरूर चाहूंगा, हमारा बहुत जीवन का अनुभव है। जब हम ट्रेन के अंदर प्रवास करते हैं, अगर एक सीट पर 4 लोग बैठे हैं और 5वां आ जाए तो ये चारों मिलकर के 5वें को घुसने नहीं देते हैं, रोक देते हैं। ठीक वैसे ही स्थिति डिफेंस की दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की रही है। दुनिया की डिफेंस सप्लाई के क्षेत्र में कुछ एक कंपनियों की जो मोनोपोली चलती है, वे किसी को घुसने ही नहीं देते थे, लेकिन भारत ने हिम्मत करके अपनी जगह बना ली है। आज दुनिया के लिए भारत के नौजवानों का एक कौशल
एक विकल्प बनकर के उभर रहा है दोस्तों। भारत के नौजवानों का डिफेंस के सेक्टर में ये जो सामर्थ्य उभर करके आ रहा है वो दुनिया का भला करने वाला है, दुनिया के लिए नए अवसर देने वाला है, ऑल्टरनेट के लिए नए अवसर पैदा करने वाला है। और हमारे नौजवानों का ये प्रयास, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे नौजवानों के इस प्रयास के कारण आने वाले दिनों में देश का सुरक्षा का क्षेत्र तो मजबूत होगा ही होगा, लेकिन साथ साथ देश के सामर्थ्य में, देश के युवा सामर्थ्य में भी अनेक गुना बढ़ोतरी होगी। आज के इस डिफेंस एक्सपो में जो चीजें हम दिखा रहे हैं उसमें मैं ग्लोबल गुड का भी संकेत देख रहा हूं। इसका बड़ा लाभ दुनिया के छोटे देशों को होगा जो संसाधनों की कमी के कारण अपनी सुरक्षा में पीछे छूट जाते हैं। साथियों, भारत डिफेंस सेक्टर को अवसरों के अनंत आकाश के रूप में देखता है, सकारात्मक संभावनाओं के रूप में देखता है। आज हमारे यहां यूपी और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर तेज गति से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में इन्वेस्ट करने के लिए आ रही है। इस इन्वेस्टमेंट के पीछे सप्लाई चेन का एक बड़ा नेटवर्क विकसित हो रहा है। इन बड़ी कंपनियों को हमारी एमएसएमईज, हमारे लघु उद्योग की भी ताकत जुड़ जाती है, हमारे लघु उद्योगों को भी इसके कारण ताकत मिल जाती है और सहयोग करेगी। और मुझे विश्वास है हमारे इन छोटे छोटे उद्योगों के हाथ में भी पूंजी पहुंचने वाली है। इस क्षेत्र में लाखों करोड़ के निवेश से युवाओं के लिए उन क्षेत्रों में रोजगार के बड़े अवसर पैदा होने वाले हैं और एक नए विकास की ऊंचाई को प्राप्त करने की संभावना हो जाती है। मैं गुजरात डिफेंस एक्सपो में मौजूद सभी कंपनियों से भी आह्वान करना चाहता हूं, आप इन अवसरों को भविष्य के भारत को केंद्र में रख करके आकार दीजिए। आप मौका जाने मत दीजिए, आप इनोवेट करिए, दुनिया में बेस्ट बनाने का संकल्प लीजिए और सशक्त विकसित भारत के सपने को आकार दीजिए। और मैं नौजवानों को, रिसर्चर्स को, इनोवेटर्स को विश्वास देता हूं, मैं आपके साथ हूं। आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं मेरी आज आपके लिए खपाने के लिए तैयार हूं। साथियों, देश बहुत तेजी से बदल रहा है, आप भी अनुभव करते होंगे। यही देश कोई जमाना था जब कबूतर छोड़ा करता था, आज चीता छोड़ने की ताकत रखता है। इस सामर्थ्य के साथ घटनाएं छोटी होती हैं लेकिन संकेत बहुत बड़े होते हैं। शब्द सरल होते हैं लेकिन सामर्थ्य अपरंपार होता है। और आज भारत की युवा शक्ति, भारत का सामर्थ्य विश्व के लिए आशा का केंद्र बन रहा है। और आज का ये डिफेंस एक्सपो उसी का एक रूप लेकर के आपके सामने प्रस्तुत है। मैं हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ जी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस काम के लिए जो कड़ी मेहनत उन्होंने की है, जो पुरुषार्थ किया है। कम बोलते हैं लेकिन बहुत मजबूती से काम करते हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, उनकी पूरी टीम का अभिनंदन करता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाले दीपावली के त्योहारों की शुभकामनाओं અને આપણા ગુજરાતના લોકોને નવા વર્ષની પણ શુભકામનાઓ। ધન્યવાદ। गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर विमल एन पटेल और यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार श्री अजय राजगौर जी, विश्वविद्यालय की फैकल्टी,
प्यारे बच्चों और उनके परिवार के सभी सदस्यों, जब विमल पटेल जी ने मुझे आमंत्रित किया कि आपको रक्षा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हम सब चाहते हैं कि आप उपस्थित हों, मैंने सहज रूप से अपनी सहमति दे दी। उसका कारण यह है कि मैं भी टीचर रहा हूं, मैं भी रिसर्चर रहा हूं, मैं भी एजुकेशन मिनिस्टर रहा हूं। इसलिए जब कभी भी विश्वविद्यालयों में स्टूडेंट्स के बीच अथवा टीचर्स के बीच जाकर इंटरेक्ट करने का अवसर मिलता है तो उस अवसर को जल्दी मैं छोड़ता नहीं हूं। इसलिए सहज रूप से हमने अपनी सहमति दे दी है। आज यह दीक्षांत समारोह है। शिक्षा आप लोगों ने इसी विश्वविद्यालय से ग्रहण की है और दीक्षांत का मतलब होता है कि जो अब तक विश्वविद्यालय में आपको संस्कार मिले हैं, अब उसका अब यह अंतिम क्षण है जब आपको डिग्री प्राप्त हो रही है। विश्वविद्यालय परिसर में दीक्षा का यह सिलसिला तो निरंतर आगे भी चलता रहेगा, लेकिन विश्वविद्यालय में दीक्षा का यह अंतिम कार्यक्रम होता है जब छात्रों को डिग्री प्राप्त होती है। इसीलिए इसको दीक्षांत समारोह बोलते हैं, शिक्षांत समारोह इसे नहीं बोलते। मनुष्य के जीवन में दीक्षा का, संस्कारों का कितना महत्व होता है, मैं समझता हूं बहुत विस्तार में जाकर किसी को बतलाने की आवश्यकता नहीं है। एक ही सामान्य उदाहरण आप सबके सामने रखना चाहूंगा। राम और रावण दोनों के बारे में आप जानते हैं। रावण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से ज्यादा धनवान भी थे, बलवान भी थे, और उस समय का सबसे बड़ा विद्वान यदि कोई माना जाता था तो रावण माने जाते थे। यानी रावण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से धनवान भी थे, बलवान भी थे और ज्ञानवान भी थे। लेकिन अपने देश में अथवा दूसरे देशों में भी चले जाइए जहां पर भारतवासी रहते हैं, वहां पूजा रावण की नहीं होती है, बल्कि आजीवन मर्यादाओं का पालन करने वाले, विवेक पूर्ण तरीके से काम करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की पूजा होती है। यही संस्कार का महत्व है। मेरे साथियों, यह वर्ष स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष है और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आगामी 25 वर्ष के काल को अमृत काल कहा है। मैं यह मानता हूं कि आप में से ही अधिकांश लोग इस अमृत काल में, यानी आगे 25 वर्षों में, देश में बाह्य और आंतरिक यानी एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का आप निर्वाह करेंगे। इस अमृत काल के लिए ये आपने देखा होगा, इसी स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री जी ने 5 प्रण रखे हैं, यदि आपने उनके भाषण को सुना होगा। मैं सारे प्रणों की यहां पर चर्चा नहीं करना चाहता। 2 प्रण उन्होंने कहा है, 2047 तक भारत को हमको एक विकसित राष्ट्र बनाना है, यानी डेवलप्ड नेशन के रूप में हमको भारत को खड़ा करना है। और दूसरा प्रण उनका यह था कि गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से अब हम समस्त भारतवासियों को मुक्त हो जाना चाहिए। मेरे साथियों, आंतरिक हो अथवा बाह्य सुरक्षा, इसके सुदृढ़ किए बगैर एक डेवलप्ड नेशन की कल्पना कदापि की ही नहीं जा सकती है। और जब तक राष्ट्र की मानसिकता में, अस्मिता में और स्वाभिमान यह न हो, तब तक विकास की सार्थकता नहीं होती है। और ऐसे में कोई समाज, राष्ट्र और विश्व को कोई दिशा नहीं दे सकता है। मैं आपको एक यहां पर उदाहरण देना चाहता हूं कि मनुष्य के जीवन में मान, सम्मान और स्वाभिमान का क्या महत्व होता है। आजादी की लड़ाई जिस समय हम लड़ रहे थे, इस देश के 16 साल, 18 साल, 21 साल के नौजवानों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। मैं याद दिलाना चाहता हूं चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खां। चंद्रशेखर आजाद की 26 साल की जवानी थी। मां कहती थी, बेटा आजाद तू शादी कर ले, बहू ला। मैं बूढ़ी हो गई, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के दिल में तो आजादी हासिल करने की दीवानगी थी। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में अपने रिवाल्वर की गोलियों से अपने अंग्रेज दुश्मनों को भूनते भूनते जब रिवाल्वर में अंतिम गोली शेष बची, तो चंद्रशेखर आजाद को यह चिंता सताने लगी
कि कहीं विदेशियों के रिवॉल्वर की विदेशी गोली हमारे जिस्म में प्रवेश कर हमारे जिस्म को नापाक न कर दे। इसलिए राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी चंद्रशेखर आजाद ने अपने ही रिवॉल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में दाग लेने का काम किया था, तब जाकर यह भारत आजाद हुआ है। भले ही हमारा भारत यह विकसित राष्ट्र बन जाए, भले ही बहुत ही धनवान बहुत ज्ञानवान बन जाए, लेकिन जब तक गुलामी की मानसिकता से हम ग्रस्त रहेंगे तब तक इसे सुरक्षित भी नहीं किया जा सकता। भारत की सुरक्षा के संबंध में यदि गुलामी की मानसिकता की हम बात करें तो हमें यह निरंतर बताया जाता कि हम तो कभी एक ऑर्गेनाइज्ड एंटिटी यानी हम संगठित इकाई संगठित राष्ट्र तो हम कभी थे ही नहीं। इतिहास में हमको यह पढ़ाया जाता है, जबकि आज जिस गुजरात की धरती पर मैं यहां खड़ा हूं, यथार्थ है किसी गुजरात की धरती पर विश्व की प्राचीनतम सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे अब सिंधु सारस्वत सभ्यता कहना अधिक उपयुक्त होगा, उसमें विश्व के ज्ञात इतिहास का सबसे प्राचीन व्यावसायिक बंदरगाह लोथल यदि कहीं पर है तो इसी गुजरात में है। जो उस समय व्यापार का विश्व का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था, यह लोथल बंदरगाह। और इससे पता चलता है कि हम कितने प्राचीन हैं, कितने समृद्ध हैं और हम कितने व्यवस्थित थे। हमें कहा जाता है यदि आप इतने प्राचीन हैं, इतने प्रॉस्परस थे, समृद्ध हैं, इतने सुरक्षित राष्ट्र थे, तो इतने लंबे समय तक आप गुलाम कैसे हो गए? वास्तविकता यह है कि हम विश्व की सभी प्राचीन सभ्यताओं में से इतने सारे झंझावातों को झेलकर एकमेव जीवित सभ्यता हैं। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। सारे झंझावातों को झेलने के बाद भी यदि एकमेव जीवित सभ्यता यदि कोई है तो हमारी सभ्यता है। अतः सत्य यह है कि विश्व के इतिहास के तमाम ध्वंस विध्वंस में हम ही एकमात्र ऐसे बचे रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब हमारा रक्षा कवच यह बहुत ही मजबूत हो। और मैं इकबाल की भी वह कविता की याद दिलाना चाहता हूं जिसमें कहा था, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी अभी तलक है नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। यह इकबाल ने कहा है। यदि यह सब कुछ न रहा होता तो इकबाल को यह कहने की जरूरत क्या थी? शायद यह कल्पना, यह कंसेप्ट इकबाल के दिमाग में भी न आया होता। मेरे साथियों, गुलामी की जिस मानसिकता से हमें अपने को मुक्त करने की जरूरत है, उसके लिए हमें अपने रक्षा के इतिहास का वास्तविक तथ्य पता होना चाहिए। ग्रीक हमलावर सबसे पहले आए, अलेक्जेंडर यहां से वापस चला गया। यद्यपि भारत के इतिहास के जो स्रोतों में अलेक्जेंडर का कोई उल्लेख नहीं है, सारा उल्लेख ग्रीक रिसोर्सेज में मिलेगा। अतः उनके तथ्यों का एक पक्षीय माना जा सकता है, परंतु इसमें कोई विवाद की गुंजाइश नहीं है कि उसे हताश होकर यहां से लौटना पड़ा था। फिर सेल्यूकस, मिनांडर और डिमिट्रियस जैसे ग्रीक आक्रमणकारियों की निर्णायक पराजय भी यदि कहीं पर हुई थी तो इसी धरती पर हुई थी, और शक आकर इसी धरती पर परास्त हुए थे। यह है भारत का इतिहास। मेरे साथियों, सम्राट विक्रमादित्य की याद दिलाना चाहता हूं। सम्राट विक्रमादित्य ने किस प्रकार शकों को परास्त किया, इसका स्पष्ट उल्लेख हमारे यहां मिलता है। हूण जिन्होंने यूरोप तबाह कर दिया, वो इस धरती पर किस तरह स्कंदगुप्त से वह पराजित हुए, इस इतिहास को भी हम अच्छी तरह जानते हैं। मेरे साथियों, इतिहास साक्षी है। अरब आक्रमणकारियों को बप्पा रावल ने किस प्रकार से हराया। एक छोटा सा उदाहरण समझिए कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम सिंध जाता है और सोमनाथ तक आने में महमूद गजनवी को 1025 हो जाता है, यानी लगभग 300 वर्षों का समय लग जाता है केवल 300 किलोमीटर आगे बढ़ने में। महमूद गजनी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मार्ग से आता है, परंतु वहां का संघर्ष देखकर वह इतना घबरा गया, उसे उस रास्ते वापस जाने की वह हिम्मत नहीं कर पाया और फिर सिंध के रास्ते से वापस गया
और वहां भी भारी नुकसान उठाता हुआ केवल मुट्ठी भर सैनिकों के साथ वह वापस पहुंच पाया था। यदि वह जीतता हुआ आया होता तो बहुत आसानी से जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वह वापस चला जाता, लेकिन यह करने की वह हिम्मत नहीं जुटा पाया। वास्तविकता यह है कि हमारे शौर्य और संघर्ष को पराजय का आवरण बराबर हमारे गुलामी के काल में यह देने की कोशिश की गई है। अब उस आवरण को, गुलामी के आवरण को, गुलामी की मानसिकता को मेरे नौजवान साथियों अब अपने जेहन से हमको निकालना है। यही आज संकल्प लेने की हम सबको आवश्यकता है। हमें संपूर्ण भारत पर नजर डालें तो असम में अहोम राजा लचित बरफुकन ने किस प्रकार मुगलों को लगातार पराजित किया। सरायघाट की लड़ाई उसका प्रमाण है। तमिलनाडु के चोल राजाओं ने किस प्रकार मलेशिया और इंडोनेशिया तक अपना साम्राज्य स्थापित किया, इससे भी मैं समझता हूं कि जिन्होंने इतिहास का अध्ययन किया होगा उनको जानकारी होगी। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी का शौर्य कौन नहीं जानता, और पेशवा बाजीराव ने 40 की 40 लड़ाइयां जीती। राजस्थान में बप्पा रावल ने अरब आक्रमणकारियों को अफगानिस्तान से भी आगे तक खदेड़ने का काम किया। यह है हमारे भारत का इतिहास मेरे नौजवान साथियों। पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह ने पूरा अफगानिस्तान जीता था। पाटलिपुत्र के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य तो क्षेत्रफल में यूरोप के बराबर और आबादी में उससे दुगुना था। मेरे साथियों, यह उदाहरण मैंने सिर्फ इसलिए बताए कि गुलामी की इस मानसिकता से कि हम केवल पराजित ही हुए हैं, हमें मुक्त होने की जरूरत है। आत्मरक्षा का इतना गौरवशाली इतिहास किसी राष्ट्र के पास नहीं होगा जितना गौरवशाली इतिहास हमारे भारत के पास है। इतनी शक्ति और इतनी समृद्धि के बावजूद हमने न तो दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी भी देश की 1 इंच जमीन पर भारत ने कभी कब्जा किया है। यह भारत का चरित्र रहा है। मेरे साथियों, मानव सभ्यता के इतिहास में सिक्योरिटी का कंसेप्ट प्रारंभ से ही जुड़ा हुआ है। शुरुआती दौर में जब आदि मानव हुआ करते थे तब उन्हें दूसरे आदि मानव और जंगली जानवरों से सुरक्षा की जरूरत पड़ती थी। तब मानव जीवन इतना आसान और सुरक्षित नहीं हुआ करता था। आप सभी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप सभी मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी जो हमारे बच्चे पढ़े होंगे, जिन लोगों ने, टीचर्स जानते होंगे, हमारी मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी के प्रमुख प्रणेताओं में से एक थॉमस हॉब्स के स्टेट ऑफ नेचर के सिद्धांत से अच्छी तरह परिचित होंगे। इसमें वह प्रतिपादित करते हैं कि बिना स्टेट के या कहीं बिना शासन प्रशासन के मानव जीवन एक आदर्श जीवन नहीं हो सकता है। यहां स्टेट से उनका तात्पर्य सिक्योरिटी के गारंटर से है, और जहां सुरक्षा नहीं है, जाहिर है वहां कला, साहित्य और संस्कृति की बात यह कहां की जा सकती है। मानव इन सबसे रहित होने के लिए पूरी तरह से अभिशप्त हो जाता है। मेरे साथियों, जहां संस्कृति नहीं है, एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं है, वहां जीवन की भी कोई कीमत नहीं है। थॉमस हॉब्स के अनुसार यह मानव की ऐसी स्थिति है जहां नो आर्ट्स, नो लेटर्स, नो सोसाइटी, एंड विच इज वर्स्ट ऑफ ऑल कंटिन्यूअल फियर एंड डेंजर ऑफ वायलेंट डेथ एंड द लाइफ ऑफ मैन, सॉलिडरिटी, पुअर, नेस्टी एंड ब्रुटिस एंड शॉर्ट। ऐसे में एक आदर्श जीवन वाले समाज के लिए स्टेट का एग्जिस्टेंस अनिवार्य हो जाता है। कालांतर में स्टेट के उदय के बाद सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फॉर्मल रूप से स्टेट के पास आ जाती है। स्टेट के जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य गिनाए गए हैं, सुरक्षा यानी सिक्योरिटी उनमें पहली है। मेरे साथियों, सुरक्षा का अर्थ है मानव की स्वतंत्रता की रक्षा, सुरक्षा का अर्थ है मानव के अधिकारों की रक्षा, सुरक्षा का अर्थ है मानव की गरिमा की रक्षा। यदि कहा जाए कि सिक्योरिटी इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स एंड इकोनॉमिक वेलबींग, तो यह कहना भी एग्जैगरेशन नहीं होगा, यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। इसलिए वेद आदि प्राचीन ग्रंथों में भी इंद्र आदि देवताओं से सुरक्षा और अभय की भी हम लोग कामना करते हैं, और उन ग्रंथों में भी यही कामना की गई है। साथियों, बदलते वक्त और समाज के साथ, जैसा मैंने अभी कहा, सिक्योरिटी के डायमेंशंस, और मैं बच्चों से कहूंगा
सिक्योरिटी के डायमेंशंस में बहुत बदलाव आ गया है, क्योंकि इस देश का गृह मंत्री रहते हुए मैंने बहुत नजदीक से देखा है। अब तक सिक्योरिटी आमतौर पर सिक्योरिटी को आमतौर पर दो पहलू से हम देखते थे। पहली इंटरनल सिक्योरिटी और दूसरी एक्सटर्नल सिक्योरिटी यानी डिफेंस। पर पिछले 2 डिकेड से देखा जा रहा है साथियों कि इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बीच जो एक फासला था वह बड़ा कम होता जा रहा है। जो एक स्पष्ट रेखा, क्लियर लाइन पहले थी, वह अब धुंधली पड़ती जा रही है। सिक्योरिटी थ्रेट के ऐसे नए नए डायमेंशन सामने आ रहे हैं कि उन्हें कैटेगराइज करना अब दिनों दिन बहुत ही कठिन होता जा रहा है, बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। उदाहरण के लिए टेररिज्म को ही लें। किसी खास उद्देश्य और मानसिकता के तहत समाज में भय उत्पन्न करने के लिए जब हिंसा फैलाई जाती है तो उसे टेररिज्म कहा जाता है। सामान्य तौर पर यह इंटरनल सिक्योरिटी के अंतर्गत आता है, पर कई बार मालूम होता है कि ऐसे संगठनों की ट्रेनिंग, फंडिंग और आर्म्स का सपोर्ट यह बाहर देशों से हो रहा है। क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की घटनाएं आए दिन देखने को मिलती हैं, जिन्हें एक्सटर्नल सिक्योरिटी की श्रेणी में रखा जाता है। इसी तरह इंसर्जेंसी अथवा एक्सट्रीमिज्म, उग्रवाद या चरमपंथ भी हमारे सामने प्रकट होते रहते हैं। मेरे साथियों, टेक्निकली इनकी डिफिनेशन में यदि आप जाएंगे तो इनके बीच आपको अंतर मिलेगा, पर कब और कहां यह आपस में ओवरलैप कर जाएं और कहां इनके उद्देश्य एक हो जाते हैं, इसका पता लगाना भी यह बहुत कठिन काम हो जाता है। आप उलझन में आ जाते हैं कि यह इंटरनल सिक्योरिटी के अंतर्गत आएगा या यह एक्सटर्नल सिक्योरिटी के अंतर्गत आएगा। और अब तो ऐसे ऐसे सिक्योरिटी थ्रेट्स हमारे सामने आ रहे हैं जहां सेनाएं खड़ी की खड़ी रह जाती हैं, पुलिस देखती की देखती रह जाती है, पर बड़ी बड़ी वारदातें हो जाती हैं। मैं यहां चर्चा करना चाहूंगा साइबर वार और इंफॉर्मेशन वार। साइबर वार और इंफॉर्मेशन वार इसी तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। यूएस की नासा जैसी इतनी बड़ी स्पेस एजेंसी की सुरक्षा में भी सेंध लग जाती है, उससे भी आप परिचित होंगे। हमारे देश में भी हम देखेंगे तो इस संदर्भ में हम कई चौंकाने वाले आंकड़े हमको प्राप्त होंगे। इसी तरह इंफॉर्मेशन वारफेयर है। व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से कितनी फेक न्यूज और हेट कंटेंट समाज में लाए जाने की संभावना होती है, जिनका कोई हद हिसाब नहीं है। बाहर से देखने पर दिखाई देता है कि कहीं कोई सेमिनार हो रहा है, कहीं कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, कहीं कोई सभा आयोजित की गई है जिसमें महत्वपूर्ण विषयों पर बहुत ही गंभीरतापूर्वक विचार हो रहा है, जबकि सच्चाई बिल्कुल यह नहीं होती है। पर अंदर अंदर भ्रामक और रॉन्ग फैक्ट्स के माध्यम से ऐसी ऐसी बातें फैलाई जाने की संभावना होती है जो किसी भी समाज को विद्वेष, घृणा और हिंसा से भर दें। मेरे साथियों, असामाजिक तत्व इतने तेज और एडवांस हो गए हैं कि कई बार पुलिस एजेंसी भी उनसे गच्चा खा जाती हैं, उनसे धोखा खा जाती हैं, और कई बार उन्हें जो सामने दिखाई देता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो उन्हें दिखाई नहीं देता। पर नए नए सिक्योरिटी चैलेंजेस आज हमारे सामने इसी तरह से आ रहे हैं, जिनसे हमें आज सतर्क रहने की आवश्यकता है। जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी का विकास होता जा रहा है, वैसे वैसे उनके खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं। इस सच्चाई को भी हमको समझना चाहिए। टेररिज्म, साइबर वारफेयर, इंफॉर्मेशन वारफेयर की तरह ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग एब्यूज आदि जैसी भी समस्याएं हैं जो देखने में तो अलग अलग हैं, पर अंदर से वह सभी एक दूसरे से किसी न किसी हद तक वह जुड़ी हुई है। इसलिए मेरे साथियों, इनसे निपटने के लिए स्टेट की सभी एजेंसीज को इंटीग्रेटेड होकर काम करने की जरूरत है। राष्ट्रीय सुरक्षा हमारी जमीनी सीमाओं, तटीय सीमाओं और हवाई क्षेत्रों की सुरक्षा के साथ साथ स्पेस, डेटा, साइबर, इंफॉर्मेशन, एनर्जी, खाद्य, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और पर्यावरण आज की सुरक्षा का सम्मिलित रूप है। इस हकीकत को हमको समझना चाहिए
और किसी भी सॉवरेन नेशन का इनकी मजबूती सुनिश्चित करना मैं समझता हूं कि यह बेहद आवश्यक है। और मेरे साथियों, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक कंपोनेंट देखने में भले ही अलग अलग दिखाई देते हों, पर सभी आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। इसलिए कंप्रिहेंसिव वे में इन सब की मजबूती पर काम करना यह हम सब के लिए यह बहुत ही आवश्यक है। और हमने इस बात को गहराई से समझा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं पिछले 7-8 सालों में हमने सुरक्षा की मजबूती की दिशा में अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बड़े ही प्रभावी और मजबूती के साथ हमने कदम आगे बढ़ाए हैं। साथियों, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ये कुछ प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव डायमेंशन थे जिसका मैंने आपके सामने अभी उल्लेख किया है। ये सभी कुछ बाहरी उपाय हैं जिनसे हम समाज में अपराधों की रोकथाम करने का प्रयास करते हैं, पर इन सबसे महत्वपूर्ण है, मैं समझता हूं, हमें इनके रूट काज पर विचार करना चाहिए और वहां से समस्याओं के खात्मे का भी हमको प्रयास करना चाहिए। यहां रूट से मेरा मतलब है हमारी अंतरात्मा। मैं नौजवान बच्चों से कहना चाहूंगा, हमारे रूट से यहां मेरा मतलब है कि हमारी अंतरात्मा, हमारे विचार और हमारा परिवेश। हमें इन पर गहराई से विचार करने की जरूरत है। दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं तो हमें हमारे समाज को नैतिकता और आध्यात्मिकता की ओर ले जाने की जरूरत है। और मैं कह सकता हूं, इस देश का विकास करने के साथ साथ भारत के समाज को नैतिकता और आध्यात्मिकता की तरफ ले जाने के लिए भी हमारी सरकार ने कई प्रभावी कदम उठाए हैं और हमारी प्रधानमंत्री जी का विशेष इस पर आग्रह रहता है। अब आप यह प्रश्न कर सकते हैं कि जब हम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से ज्ञान ले रहे हैं तो हमें नैतिक और आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में अपने बच्चों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मंदिर में जाकर पूजा करना, मस्जिद में जाकर इबादत करना, गिरजाघर में जाकर सजदा करना, यही अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म, दिस इज द एलिवेशन ऑफ मन। मन का बड़ा होना, मन का उन्मन होना, मन का एलिवेटेड होना, यही अध्यात्म है। यदि आप लोगों ने हाई स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ी होगी तो एक फार्मूले के माध्यम से इसे मैं आपके सामने क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि मनुष्य का मन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसे सुख की अनुभूति, आनंद की अनुभूति, परमानंद की अनुभूति वैसे वैसे होती चली जाती है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपका मन एक सर्किल है, तो मेरा यह कहना है कि इस मन यदि सर्किल है तो इस सर्किल का सर्कमफरेंस जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे उसी रेशियो में मैग्नीट्यूड ऑफ सुख, मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद और मैग्नीट्यूड ऑफ परमानंद अपने आप बढ़ता चला जाएगा और आप एक नई ऊंचाइयों को हासिल करोगे। इसको मैथमेटिकल इक्वेशन में कहना हो तो इस प्रकार से कह सकते हैं, सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख, circumference of man is directly proportional to the magnitude of anand. Circumference of man is directly proportional to magnitude of परमानंद, आत्मा का परमात्मा से। और मैं कहना चाहूंगा बच्चों कि यहां से उच्च शिक्षा पाकर, यहां से पास आउट होकर जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, देश और विदेश में भी अच्छे अच्छे पदों पर आपको काम करने का मौका मिले, परंतु यह मौका यदि अच्छे अच्छे पदों पर काम करने का मिलता है तो आप क्या करेंगे, यह आपकी बुद्धि पर निर्भर नहीं करता। ध्यान से सुनिएगा, आपको बड़े बड़े पदों पर काम करने का मौका मिल जाए तो यह आपकी बुद्धि पर नहीं, आपके मन पर निर्भर करता है कि आप क्या काम करेंगे। बुद्धि तो सिर्फ यह बताएगी कि आप काम कैसे करेंगे, कितना अच्छा और कितनी सफाई से करेंगे और कौन सा काम करेंगे, यह तो आपके मन की प्रवृत्ति ही आपको बताएगी। और आपने दुनिया में यह भी उदाहरण देखा है कि विश्व के सबसे विकसित देश अमेरिका में सबसे जटिल कही जाने वाली पायलट की जो ट्रेनिंग है प्राप्त करके भी कई ऐसे युवक रहे हैं जिन्होंने हवाई जहाज ले जाकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा दिया है और 9/11 की दुखद घटना को अंजाम वह दे देते हैं। भारत में भी एक नहीं अनेक ऐसे आतंकवादी घटनाओं में लिप्त युवक रहे हैं जो कि
अशिक्षित नहीं रहे हैं, ग्रेजुएशन की डिग्री है, डॉक्टरेट की डिग्री है, ऐसे लोग भी उसमें इन्वॉल्व रहे हैं। मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा तो लंबा समय लगेगा। आप लोगों ने थॉमस फ्रीडमैन की एक बुक पढ़ी होगी, द वर्ल्ड इज फ्लैट। उनमें इन्फोसिस वर्सेस अलकायदा यह करके कुछ उन्होंने लिखा है। अब उस डिटेल में जाऊंगा तो लंबा समय लगेगा, इसलिए मैं कहूंगा कि आप लोग अपने इंटरनेट पर जाइएगा और देख लीजिएगा क्या लिखा है। मेरे साथियों, आपको यह ध्यान रखना है कि खूब पढ़ लिख लेने के बाद भी, फिर से मैं बात दोहराना चाहता हूं, आपको यह ध्यान रखना है कि खूब पढ़ लिख लेने के बावजूद अमेरिका में ट्रेंड पायलट होकर भी कोई 9/11 करने वाला खालिद शेख या मोहम्मद अट्टा बन सकता है। डॉक्टर होकर भी कोई अफजल गुरु बन सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट होकर भी कोई याकूब मेनन बन सकता है। और बहुत धनी होकर भी कोई ओसामा बिन लादेन बन सकता है। इस सच्चाई को समझिए। इसलिए महत्व यह नहीं है कि आप कितने बुद्धिमान हैं, महत्व इस बात का नहीं है कि आप कितने बुद्धिमान हैं, कितने प्रतिभावान हैं, कितने धनवान हैं। महत्व इसका है कि आपके मन का संस्कार कैसा है। इसीलिए विश्वविद्यालयों में शिक्षा पूरी करने के बाद दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाता है। दीक्षा की, संस्कार की आपको याद दिलाई जाती है। इसलिए जब हम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होते हैं तो हमारा उद्देश्य शिक्षा के साथ साथ दीक्षा पर भी, यानी संस्कार देने पर भी होना चाहिए, क्योंकि हम भविष्य में क्या करेंगे इसकी दिशा दीक्षा ही तय करेगी। साथियों, जीवन में ज्ञान का जितना महत्व है उतना ही हमारे संस्कारों का भी महत्व है। आपको कुछ जीवन मूल्यों के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध होना चाहिए और आपके जीवन मूल्य ही आपके कैरेक्टर को बनाते हैं। फिर से दोहराना चाहता हूं, आपके जीवन मूल्य, आपकी लाइफ वैल्यूज ही आपके कैरेक्टर को बनाते हैं। और यह मैं इस बात की मैं चर्चा कर रहा हूं तो मुझे एक घटना याद आती है। स्वामी विवेकानंद जो हमारे ग्लोबल यूथ आइकन है, ग्लोबल यूथ, हम किसी को मानते हैं तो स्वामी विवेकानंद को मानते हैं। एक बार विदेशों में धर्म पर प्रवचन करने के लिए प्रायः वह जाया करते थे। एक बार उनका जो ढीला ढाला वस्त्र व गेरुआ, जो सामान्यतः हमारे यहां संत सन्यासी तब पहनते हैं, वह वस्त्र उन्होंने धारण कर रखा था, सिर पर साफा था। उसको देखकर एक व्यक्ति ने पूछा, क्या आप यहां इतने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स के बीच लेक्चर देने के लिए आए हैं? लेकिन थोड़ा सा अपना ड्रेस आपने ठीक ठाक कर लिया होता, ठीक ठाक ड्रेस पहन लिया होता तो आप जेंटलमैन की तरह आप दिखाई देते। मुस्कुराकर उसकी बात को स्वामी विवेकानंद ने सुन लिया। लेकिन जब भाषण देने का अवसर प्राप्त हुआ तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, मिस्टर, इन योर कंट्री टेलर मेक्स द मैन, बट इन आवर कंट्री कैरेक्टर मेक्स द मैन। यह स्वामी विवेकानंद। मेरे नौजवान साथियों, स्वामी विवेकानंद जी की यही बात आपको अपने जीवन में उतारनी है। आज इस दीक्षांत समारोह के अवसर पर आपको कहना चाहूंगा, आपको ज्ञान, धन और संपदा के साथ साथ अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग पर भी उतना ही ध्यान देना है। मेरे साथियों, आप में से अधिकांश लोग इंटरनल सिक्योरिटी के क्षेत्र में जाकर काम करेंगे। मालूम है मुझे, आंतरिक सुरक्षा के आधार पर पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार आंतरिक सुरक्षा के आधार बदल रहे हैं। एक समय में सिर्फ अपराधी गतिविधियों पर नियंत्रण करना केवल एक विषय था, पर फिर एक समय ऐसा आया जब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी स्मगलिंग और डकैती जैसे अपराध ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए। फिर यह समय ऐसा है जब आतंकवाद आंतरिक सुरक्षा के लिए एक मुख्य विषय है। अब आने वाले समय में, अर्थात आपकी पीढ़ी में, यह आतंकवाद सिर्फ बम और बंदूक से नहीं बल्कि व्यवस्था के हर आयाम में व्यापक स्तर पर यह सुरक्षा के लिए नई चुनौतियां लेकर आ रहा है। मेरे साथियों, आप सबने हाइब्रिड वार की मैं यहां चर्चा करना चाहता हूं। हाइब्रिड वार का नाम सुना है, आपको जरूर इस विश्वविद्यालय में हाइब्रिड वार के बारे में भी पढ़ाया गया ही होगा। हाइब्रिड वार में इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बीच की रेखा लगभग समाप्त हो जाती है। आज सिर्फ एक निश्चित समय में घोषित युद्ध का दौर नहीं है, बल्कि निरंतर
छुपकर आंतरिक सुरक्षा पर आक्रमण यह निरंतर चल रहा है, चाहे वो हमारे बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट और सिक्योरिटी सिस्टम पर साइबर अटैक का प्रयास हो, अथवा सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में कट्टरता और एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा करने का प्रयास हो। उदाहरण के लिए मैं याद दिलाना चाहता हूं महाराष्ट्र की घटना का। भीमापुर कोरेगांव का उग्र आंदोलन पूरे देश में फैल गया। बाद में यह पता चला, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आई कि 50% ट्वीट यदि कहीं से हुए थे, कहीं से ओरिजिनेट हुए थे, तो पाकिस्तान से ओरिजिनेट हुए थे 50% ट्वीट। और मित्रों, सुरक्षा एजेंसियों के संज्ञान में अब यह तथ्य भी आते जा रहे हैं कि कैसे विदेशों से नकली नामों के द्वारा जातिगत और सांप्रदायिक वैमनस्य और संघर्ष पैदा करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और अतः आप आंतरिक सुरक्षा की चुनौती का नया क्या आयाम है, नया क्या स्वरूप है, इसे समझ सकते हैं। चुनौती सिर्फ इतनी ही नहीं है। किसी देश की सुरक्षा को नष्ट करने के लिए उस देश की अच्छी व्यवस्थाओं का पित करने और उसे प्रचारित करने की कोशिश की जाती है। यदि एनजीओज की स्वतंत्रता है तो कैसे एनजीओज का ऐसा प्रयोग किया जाए ताकि देश की पूरी सिस्टम ही ये पैरालाइज कर जाए। यदि जुडिशरी स्वतंत्र है तो कानूनी ढंग और कानूनी पेशों के द्वारा कैसे विकास के कार्यों को रोका जाए, यह कोशिश होती है, अथवा उन्हें धीमा किया जाए। यदि डायनेमिक डेमोक्रेसी है हमारे देश की, तो कैसे पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर घुसपैठ करके देश की एकता और सुरक्षा दोनों पर बगैर दिखे हुए प्रहार किया जाए। ये बातें महज कल्पना नहीं है, बल्कि कुछ देशों के सुरक्षा जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, रणनीतिकार हैं, उनकी बातें हैं। और कुछ देशों की सुरक्षा संबंधी दस्तावेजों के अंदर यह सब सारी चीजें पूरी तरह से यह उल्लिखित हैं। मित्रों, अभी कुछ दिन पूर्व रूस ने विश्व की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, मेटा को रूस यूक्रेन युद्ध में उसकी भूमिका के लिए अपने देश की सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उसे बैन कर दिया। मित्रों, इसमें क्या सही है और क्या गलत है, इसमें मैं नहीं आना चाहता, परंतु सिर्फ यहां यह बताना चाहता हूं कि सुरक्षा को लेकर लड़ाई के मायने कितने बदल गए हैं। अतः जब आप इस नई भूमिका में जा रहे हैं तो चैलेंजेज का, चुनौतियों का यह नया स्वरूप, यह समझना यह बहुत ही आवश्यक है। और मित्रों, मैं यहां पर यूनाइटेड नेशंस की भी आपको याद दिला देना चाहता हूं। हाईली एजुकेटेड लोग हैं आप लोग। मित्रों, शांतिपूर्ण अस्तित्व का वह स्वप्न जो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय देखा गया था कि विभिन्न देशों के बीच यह रहेगा को एग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व, वह आज मुश्किल नजर आता है। और साथियों, इसका समाधान भी यदि कहीं है तो भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों में ही मिलता है। इसका समाधान उनके पास इसका समाधान नहीं है। भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की तो न तो लंका का उन्होंने एनेक्सेशन किया और न तो अपना कोई प्रतिनिधि वहां नियुक्त करके सबजुगेशन करने का उसका प्रयास किया कि हम परोक्ष रूप से लंका पर हम अपनी हुकूमत चलाते रहें। यह भी राम ने प्रयास नहीं किया, बल्कि वहीं के एक कानूनन अधिकारी जो बनते थे विभीषण, उन्हीं के हाथे सत्ता हवाले कर दी और मानवीय मूल्यों के आधार पर शासन करने की प्रेरणा देकर, यानी विभीषण को भी मोटिवेट किया। यदि ये शासन चलाना है तो कैसे शासन चलाना है, ये मोटिवेट करके सत्ता उनके हवाले कर दी। राम ने वहां अपना प्रतिनिधि रहकर सत्ता नहीं चलाई। यह है भारत का चरित्र, यह है भारत के सांस्कृतिक मूल्य। और यह उदाहरण सिर्फ रामायण में नहीं, बल्कि आज तक भारत ने न तो किसी विदेश के ऊपर एनेक्सेशन किया है, यानी कब्जा किया है, और न तो किसी देश का सबजुगेशन किया है। भारत ने यदि विश्व में कुछ किया है तो केवल दुनिया के दूसरे देशों का मोटिवेशन किया है। न तो एनेक्सेशन किया है, न सबजुगेशन किया है हमने तो दुनिया के देशों का केवल मोटिवेशन किया है। यह है भारत का चरित्र, इसे हमें समझना चाहिए। मित्रों, देखिए हमारा मोटिवेशन कैसा है, और उस मोटिवेशन का ही अंतर है कि हम और हमारा एक पड़ोसी है पाकिस्तान,
एक साथ 1947 में अलग अलग हुए थे, हम आगे बढ़े और वो इस मुकाम पर पहुंचे कि 11 साल पहले वहां विश्व का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन अल कायदा का प्रमुख ओसामा बिन लादेन मारा गया और हम वहां पहुंचे कि अटल जी की सरकार के समय में विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का अमेरिका के बाहर यदि कहीं पर कार्यालय खुला तो हमारा देश यह भारत था जहां पर कि माइक्रोसॉफ्ट का यह कार्यालय यहां पर खुला। यह अंतर है। मोदी जी के कार्यकाल में विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली कंपनी, अच्छी तरह नाम जानते हैं सैमसंग, कि विश्व की सबसे बड़ी फैक्ट्री दिल्ली के पास नोएडा में खुली और रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में और सोलर एनर्जी को डेवलप करने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना और उसका केंद्र दिल्ली के पास गुरुग्राम, जिसे हम गुड़गांव बोलते हैं, वहां स्थापित हुआ। यह अंतर है कि आपकी शक्ति किन मूल्यों से प्रेरित होती है और वह समाज को क्या देती है। मैंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान इन दोनों का उदाहरण दिया। अतः मैं यहीं पर आपसे अपेक्षा करते हुए कि आप सभी कार्यकारी जीवन में जाएं, व्यवहारिक अपने जीवन में जाएंगे और नए भारत के नए स्वरूप को स्थापित करने में आप नई भूमिका निभाएं, यह मैं आपको शुभकामना देना चाहता हूं, यह मैं आपसे यह अपेक्षा करता हूं। हमारे युग द्रष्टा महापुरुषों ने जो स्वप्न देखा था उसे हम अमृत काल में साकार करें, यह संकल्प लेकर हम सबको जाने की जरूरत है। स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है। स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर, उस रफ्तार से कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से, यह है भारत। साथियों, हमारा स्वप्न है कि हम भारत को महाशक्ति के रूप में दुनिया के सामने लाएं। हम भारत को शक्तिमान धनवान बनाने के साथ साथ ज्ञानवान भी बनाना चाहते हैं और मुझे कहते हुए खुशी होती है कि दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर आज भारत की बातें ध्यान से सुनी जाती हैं। बहनों भाइयों, अपने प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया जाना चाहिए। मोदी जी का करिश्माई काम किया है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। आप लोगों में से भी कुछ लोग या तो विदेश गए होंगे अथवा आपके परिवार के सदस्य वहां पर होंगे विदेशों में। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को लोग गंभीरतापूर्वक नहीं सुनते थे, लेकिन आज यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो लोग कान खोलकर सुनते हैं कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत है, यह भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ी है। आतंकवाद जैसे मुद्दे पर भारत ने दुनिया को लीड किया है और इसका श्रेय भी मैं देना चाहता हूं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को। उन्हीं की पहल है और अपने पक्ष में समर्थन जुटाने में भी कामयाबी हासिल की है। मेरे साथियों, आतंकवाद को अपना टूल मानने वाले देशों को आज इस बात की अच्छी तरह जानकारी है कि भारत किसी देश के मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, दुनिया के उन देशों को जो आतंकवाद को अपना टूल मानते हैं, उनको इस बात की जानकारी है कि भारत एक ऐसा देश है जो बेवजह किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन जो भारत को कोई छेड़ता है तो उसे भारत छोड़ता नहीं। यह है भारत का चरित्र। भारत के बारे में यह धारणा सारी दुनिया में मेरे बच्चों बनी है और पिछले कुछ समय में हमने राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए अनेक क्षेत्रों में भी जो ऊंचाइयां हासिल की हैं। अब देश की अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन एक सेंटेंस से कहकर यहां जाना चाहता हूं। आज के 10-12 वर्ष पहले हम दुनिया की टॉप 11-12 इकोनॉमीज में थे, लेकिन क्या करिश्मा हुआ है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कि आज कुछ ही महीनों पहले जो भारत दुनिया की टॉप 6 में था, देश की अर्थव्यवस्था टॉप 5 में आ गया। और मित्रों, मैं यहां पर आपको बतलाना चाहता हूं
जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं बहनों भाइयों, वह दिन दूर नहीं है। यह डिकेड समाप्त होते होते आप अपना सीना ठोक कर कहोगे कि हमारा भारत अब दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में आकर खड़ा हो गया। वह भी दिन आने वाला है और मैं वह भी संकल्प आपको दिलाना चाहता हूं। ये चौंकाने वाली कोई घटना नहीं है। मैं भी पढ़ा लिखा इंसान हूं, मैं सोच समझ कर मैं भी बोलता हूं। अमृतकाल समाप्त होगा 2047 को, 2045 को। यदि ऐसे ही भारत आगे बढ़ता रहा तो 2047 यानी 2047 आते आते बहनों भाइयों, इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता है कि भारत दुनिया की टॉप इकोनॉमी बनकर खड़ा हो जाए, सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर खड़ा हो जाए। इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता है। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज इस अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए, जिन विद्यार्थियों ने आज अपने टैलेंट के लिए, अपनी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता के आधार पर आज डिग्री हासिल की है, उनको तहे दिल में अपनी हार्दिक बधाई देता हूं। और आयु में बड़ा होने के नाते बच्चों, मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूं, क्योंकि मैं टीचर भी रहा हूं। समस्त विश्वविद्यालय के टीचर्स को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। यदि आज हमारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय देश के विश्वविद्यालयों में एक अपनी साख, एक अपनी विश्वसनीयता बनाता जा रहा है, तो उसमें किसी का यदि मेजर कंट्रीब्यूशन है तो वाइस चांसलर का तो होता ही है, लेकिन मेजर कंट्रीब्यूशन हमारे टीचर्स का है। मैं लेना चाहता हूं, पूरे फैकल्टी का, स्टाफ का। जहां मैं बच्चों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, वहीं पर इस विश्वविद्यालय के जितने भी सहकर्मी हैं, सभी को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए I want to say at the outset that the grant of premature release to the convicts of Bilkis Bano case is a stain. Friends, I want to say at the outset that the grant of premature release to the convicts in the Bilkis Bano case is a stain on this government, a stain whose legacy can never and will never wash off. No doubt, the matter being sub judice will be decided in due course by the apex court. And we are here not going into legal merits, arguments and contentions. But the bar of public opinion and public conscience is no less important as the court of the people. In that context, in that court of the people, in that bar of public opinion and public conscience, I say with firmness and respect that it is repugnant, reprehensible and revolting that an elected government in a democracy chose to release rape convicts in such a casual and cavalier manner. Friends, the reason for the press conference is that in the recently filed counter affidavit in the apex court, which has now come in the public domain, shocking revelations have come to light. First of those is that it is now clearly established by way of the affidavit that it was the Modi government, the central government, which gave its concurrence and approval for the release of the individuals convicted of gang rape involving pregnant woman, 3.5-year-old child and members of her hapless family. Release was ordered ironically on Swatantrata Divas, 15th of August this year. And since then, the central government, I am now talking of the central government, not the Gujarat government, has maintained a studied and deliberate silence on the release of these criminals. Something which has drawn stinging criticism globally and in India, and it is now for the first time that the counter affidavit reveals
that, quote unquote, the central government gave concurrence and approval for their release. That also happened after a delay of several months and weeks, when the Honorable Supreme Court desired the central government, and in particular the Home Ministry, to put on record this position. Secondly, this document, now in the public domain, reveals that this was stoutly objected to, not only by the prosecuting agency CBI, this is very important, the prosecuting agency in the case, in that sense, is supposed to have the primary control of the case, the understanding of the case, the sensitivity of the case. CBI opposed it, and the special judge also did not agree and opposed it. This second vital fact was also suppressed till the Modi government was forced to file this affidavit in the apex court. Friends, despite the clear and clumsy attempts, the deliberate clumsy attempts to justify this embarrassing, to delay and to suppress this embarrassing and demeaning action, it is clear that unfortunately the sole object of this horrendous act was a raw political object. I want to underline 4 facts. Some of you know about it, but it is important to underline and repeat. First, the panel which ordered their release, it is quite amazing, in writing, cited justifications like, quote unquote, convicts belonged to Brahmin and Sanskari families. Now, if this can be a reason, I don't know which system of order and rules we are following. It then said that they may have been intentionally framed, forgetting that they are convicts convicted by a court, intentionally framed. It does not mention the crucial, remember, this has come in affidavit now, but the panel does not say that the MHA, the Ministry of Home Affairs, has granted approval for premature release. This is not said by the panel. It is suppressed. It is tried to be hidden. Second, and everything has to be seen holistically, contextually, not piecemeal and isolation. As you know, they are released on Independence Day this year, and shortly thereafter are felicitated by members of organizations who profess close association with the ruling party. Persons associated with the ruling party, both in Gujarat and in the center, in fact, made public statements, though feeble, to try and justify this unjustifiable and craven decision. Third facet, these are convicts released with identical en masse blanket approaches, which shows that everybody is painted with the same mechanical brush. So there are no facts distinguishing this gentleman from this gentleman. There is no fact distinguishing this gentleman from this gentleman. It's a blanket mechanical order, no application of mind to individual cases, individual culpability, individual charges, individual acts or omission. Was this, I ask you, an obscene formality which the panel did? Fourthly, friends, the threat posed by the release, at that time imminent release of these people, the threat posed to the life, liberty and security of Bilkis Bano and her family has not even been considered. I can understand that you consider the threat posed to him and then you reject that. I can consider that you say that, look, this is a threat posed to me, but then we don't think it is a real threat. It is not even considered. It was in fact the direct and serious nature of the threats which had in a sense been already underlined by the Supreme Court when, you remember, this case was transferred from Gujarat to Maharashtra.
Even the trial of the case is transferred from Gujarat to Maharashtra. But when it comes to release, this prime consideration is not a factor or a facet for either the panel which directed their release or the central government which gave concurrence and approval. All of this, friends, establishes beyond a shadow of doubt, slightest vestige of doubt, that this is done with full concurrence, involvement, participation, in fact, I'm sorry to say, full encouragement from the central government, the Modi government. Friends, may I end by saying, we have raised already in what I have said, questions are inbuilt. But let me specify 3 questions in a more formalistic mode. They are already implicit in what I have said. 1, why did the Modi government, the central government, decide to grant this concurrence and approval despite objection of senior officials, prosecuting agency and the trial judge? Why is the question, was this preferential treatment given? And it is no ordinary crime, it is reprehensible, horrific and heinous. 2, this is a question to the Modi government through the public domain, through the press. Has the government decided to pardon all convicted rapists and child murderers who have served a certain period? With this precedent, in a reprehensible gang rape and child murder case, how will you deal with other such demands in other similar crimes in other parts of the country? Will the Modi government tell us that? Or was this a special one-off for a special blue-eyed category of convicts? And third, will such treatment which was accorded to these convicts post-release, will it be accorded to all, or is it a limited time period treatment depending on elections coming up? Friends, I don't want to use harsh words, but I am compelled to say this much at least, and I am ending. There are many compromises in politics, no doubt. But the BJP has made the greatest compromise of all. A sacrifice, this is the compromise the BJP has made. A sacrifice of the last shred of conscience that separated them from their craven and venal elements who prize solely their own political survival over everything else. दोस्तों, मैं संक्षेप में आपको हिंदी में बताना चाहता हूँ कि जो ये बड़ी विडंबना है, बड़ा विचित्र बात है, एक बहुत बड़ी आडंबर है कि एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सीख दी जाती है आपको, दिन प्रतिदिन स्लोगन बनाए जाते हैं, जुमले कसे जाते हैं, और एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरी तरफ बलात्कारियों को जेल से छुड़ाओ। ये कैसा विरोधाभास है, ये कैसी विडंबना है, ये कैसा आडंबर है। जिस प्रकार से रिहाई जल्दी दी गई है उन लोगों को जो अभियुक्त नहीं हैं, एक्यूज नहीं हैं, जो दोषी ठहरा चुके हैं कोर्ट कचहरी द्वारा, अपील्स के बाद अंतिम निर्णय द्वारा, उनको रिहा किया गया है। ये एक ऐसा काला धब्बा है जो इस सरकार, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से कभी नहीं धुल सकता। ये भर्त्सना योग्य है, ये घिनौना है, ये घृणात्मक है कि कोई भी चुनावित सरकार एक लोकतंत्र गणतंत्र में इस प्रकार से अपने एक अधिकार क्षेत्र, जिसको वो मानती है कि उसका अधिकार क्षेत्र है, उसका दुरुपयोग करके ऐसा काम करे। ऐसे बलात्कार वाले लोग जो कन्विक्ट हो गए हैं उनको रिहा करें। ये हम आज इसलिए आपके समक्ष आए हैं क्योंकि 2 दिन पहले कोर्ट के कई आदेशों के बाद जो हलफनामा केंद्र सरकार ने, अब मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं, दायर किया है उच्चतम न्यायालय में, उसमें बड़ा स्पष्ट पहली बार ये कहा है कि हमने, यानी मोदी सरकार ने, ये सहमति, ये
हामी भरी है कि इन लोगों को जो एक सामूहिक बलात्कार के विषय में कन्विक्टेड हैं, अभियुक्त नहीं मैं दोहरा रहा हूँ, जिसमें 3-3.5 वर्ष की आयु के बच्चे मारे गए हैं, गर्भवती महिलाओं पे आघात हुआ है, उनको हम रिहा कर रहे हैं। इसकी सहमति, इसकी अनुमति, इसका कंकरेंस, इसकी हामी केंद्र सरकार ने दी है। ये आप जानते हैं कि ये रिहाई ये भी अपना एक विडंबना है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को हुई और विश्व भर से भर्त्सना और घृणा हुई इस बात की, भारत में, अखिल भारतीय स्तर पे और विश्व भर में। लेकिन पिछले 2-3 महीनों से बिल्कुल चुप्पी साधी है मोदी सरकार इस विषय में, और ये कभी नहीं कहा कि केंद्र सरकार ने इसकी अनुमति और हामी भरी थी। ये तो अलग बात है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अंतर्गत वो बाध्य हो गए, एक हलफनामा करना आवश्यक था, उसमें ये पहली बार निकला है। इसका मतलब है इसको छुपाने का, इसको लुकाने का और छुपाने का प्रयत्न किया गया है, ढांकने का। दूसरा पहलू, इन्हीं हलफनामों से और इन्हीं कागजात से ही अब अवगत होता है कि सीबीआई जो मुख्य प्राथमिक प्रोसिक्यूटिंग संस्था है, और आप जानते हैं प्रोसिक्यूटिंग संस्था का अहम रोल होता है, वो सबसे ज़्यादा समझती है केस को, सबसे ज़्यादा नियंत्रित वही करती है केस को कानून के द्वारा हमारे सिस्टम में। वो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी सीबीआई ने इसका विरोध किया, ये भी खुलासा अब हुआ है पहली बार। तीसरा, इसे आपको बताया नहीं क्या 15 अगस्त के पहले, तीसरा इसका भी खुलासा अब पहली बार हुआ है कि जो स्पेशल जज जो ऐसे मामलों की ट्रायल करते हैं, सुनवाई करते हैं, तथ्यों को लेते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, उन जज ने भी इसका विरोध किया। ये सब चीज़ें आपसे अभी हलफनामे तक छुपाई गई हैं। काले करतूतों को छुपाने का प्रयत्न मोदी सरकार ने किया है। ये दुर्भाग्य की बात है, भर्त्सना की बात है कि इसके पीछे एक और सिर्फ एक उद्देश्य था, काला उद्देश्य, एक बड़ा नंगा राजनीतिक उद्देश्य। ये नंगा राजनीतिक उद्देश्य 3-4 चीज़ों से बड़ा स्पष्ट रूप से बाहर आता है, सामने आता है। पहला, जिसका आप संज्ञान सबको है, जिस पैनल ने, प्रदेश सरकार के पैनल ने ये कहा कि आप रिहा कर सकते हैं ऐसे लोगों को जो बलात्कार के कॉन्विक्ट्स हैं, अभियुक्त नहीं है, उसने लिखा है, ये विचित्रता नहीं, ये एक चरम सीमा है लिखित रूप से, कि ये लोग कोट अनकोट ब्राह्मण और संस्कारी परिवार के लोग हैं। ऐसे शब्द बलात्कारी कॉन्विक्ट्स के लिए इस्तेमाल करना, और फिर लिखा है कि शायद ये कोट अनकोट इंटेंशनली फ्रेम्ड हैं, जानबूझकर इनको फ्रेम किया गया, इसकी संभावना है। अरे भाई, इसकी संभावना है तो क्या आप भूल गए कि कोर्ट कचहरी में और अपील में उसके बाद इनको कन्विक्ट किया गया है ट्रायल के बाद। इंटेंशनली फ्रेम्ड, मे हैव बीन इंटेंशनली फ्रेम्ड, ये कहाँ से आ गया? दूसरा पहलू, क्या आप सबके साथ ये करते हैं कि ऐसे बलात्कारी जो 10-14 साल बिता चुके हैं, उनके तुरंत निकलते ही उनकी आवभगत हो रही है, उनको जो अंग्रेजी में कहते हैं फेलिसिटेशन समारोह हो रहे हैं, उनको हीरोज़ की तरह स्वागत किया जा रहा है। और उसके बाद जब ये प्रश्न उठा तो मीडिया में कई उन लोगों ने जो सीधा संबंध रखते हैं सत्तारूढ़ पार्टी से, प्रदेश में भी और केंद्र में भी, उन्होंने इसका समर्थन किया, अपने आप को सही बताने का प्रयत्न किया। तीसरा, ये महत्वपूर्ण है, कोई प्रयत्न नहीं किया गया है कि इतने सारे लोग थे, 5, 7, 10 लोग, उनको अलग अलग रूप से कि इस व्यक्ति को क्यों छोड़ें, इसकी गलती ये है या ये गलती नहीं है, या इस महिला को क्यों छोड़ें, इसकी गलती नहीं है इस कारण से, या इस व्यक्ति को क्यों छोड़ें, यानी व्यक्ति विशेष विश्लेषण का प्रयत्न भी नहीं किया। एक सामूहिक रूप से आम आदेश दे दिया कि इन सबको छोड़ दिया जाए। अरे भाई, सामूहिक रूप से आम आदेश देने का मतलब है कि आपने अपना दिमाग लगाया नहीं व्यक्ति विशेष केसेस में। इनके कारण छूटने के या नहीं छूटने के मेरे से अलग होंगे,
और मेरे कारण छूटने से इस महिला के आगे से फर्क होंगे। तो हम सबको सामूहिक रूप से एक ही पेंट ब्रश से रंगित करके आप कैसे निर्णय ले सकते हैं, ये तीसरा एक पहलू है। चौथा, आपको याद है कि जब ट्रायल हो रही थी उस वक्त से उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि हमको बहुत ज़्यादा सोच है बिल्किस बानो उनके परिवार की सुरक्षा और सिक्योरिटी के बारे में, और उस वक्त इस आधार पर गुजरात से महाराष्ट्र स्थानांतरण किया गया इस केस का। और अब आपने जब कन्विक्ट कर दिया और जब रिहाई की तो पैनल ने कहीं लिखा ही नहीं इसके बारे में। फिर वही कि आपने अपना दिमाग इस विषय पे अप्लाई किया कि नहीं, बिल्कुल नहीं किया, कि क्या इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। ये क्या कानूनी है? क्या मैं इस मान सकता हूं कि आप कहें कि इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन आपने ये सोचा ही नहीं, आपने अपना मस्तिष्क और दिमाग इस पे लगाया नहीं। क्यों? क्योंकि आपका शुरुआत से मंतव्य और गंतव्य पूर्व निर्धारित था, द्वेष की भावना से कि भाई इनको रिहा करना ही है, येन केन या प्रकारेण। अंत में मैं ये कहूँगा कि जो मैंने बातें कही हैं उसमें प्रश्न निहित हैं, बट 3 प्रश्न मैं फिर भी आपके समक्ष स्पष्ट रूप से रखना चाहता हूँ मोदी सरकार के लिए, समाज के थ्रू, मीडिया के थ्रू। एक, कि बड़े बड़े संस्थाओं और व्यक्तियों के विरोध के बावजूद, सीबीआई के विरोध के बावजूद, स्पेशल जज के विरोध के बावजूद, किस कारण आधार से मोदी सरकार ने अनुमति दी इनकी रिहाई की, ऐसे घृणात्मक क्राइम के विषय में? क्यों, कैसे? दूसरा, क्या सभी बलात्कारियों से ऐसा ही बर्ताव करने का निर्णय ले लिया है मोदी सरकार ने? ये नया बलात्कार के क्राइम का एक नया स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड बनाया गया है सरकार ने? और तीसरा, अगर ये सिर्फ इस केस के लिए है तो इस केस में क्या विशेषताएं हैं जिससे इस केस में आपने ये अपनाया है सिद्धांत कसौटी? और क्या ऐसी स्पेशल विशेष कसौटी चुनाव से सिर्फ प्रभावित होती है और सिर्फ चुनाव से संबंध रखती है? मैं अपनी बात अंत करूंगा ये कहकर, एक, कि इसमें कोई दो राय नहीं कि उच्चतम न्यायालय इसमें निर्णय लेगा, ये सब जुडिस मामला है, इसलिए हम इसके मेरिट्स के ऊपर कोई टिप्पणी या कोई निर्णय नहीं दे रहे हैं, न देना चाहते हैं। लेकिन हम हमेशा मानते हैं कि एक सामूहिक समाज और जनता जनार्दन का जो मत होता है और जो जनता जनार्दन वाला कोर्ट कचहरी होती है, जो आत्मा वाली कोर्ट कचहरी होती है, जो करुणा वाली कोर्ट कचहरी होती है, उसमें, उस कसौटी में ये सरकार पूरी तरह से विफल हुई है, हार गई है। और यद्यपि हम सब समझते हैं कि राजनीति में कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, गलत रूप से समझौते किए जाते हैं, लेकिन ऐसा घिनौना समझौता जो बीजेपी ने राजनीतिक उद्देश्य से किया है, अपनी आत्मा को छोड़कर, अपनी कोई भी करुणा को हटाकर सिर्फ राजनीतिक उद्देश्यों से उन बलात्कारियों के साथ जो समझौता किया है, ये कड़े से कड़े शब्दों में इसकी भर्त्सना करें तो भी वो कम होगा। धन्यवाद। नहीं, एक मिनट इसको खत्म कर लें, कुछ प्रश्न हो तो उसके बाद। क्या किसी निर्भया? अच्छा अच्छा, नहीं तो आपका प्रश्न क्या है निर्भया पे? हाँ, नहीं, मैं नहीं मानता कि हिंदुस्तानी जनता का आज हृदय इतना कठोर हो गया है कि निर्भया के बाद कोई असर नहीं है। मैं बिल्कुल असहमत हूँ। हमारी संस्थाएं, हमारी आत्मा, हमारा जनता जनार्दन, हमारा आम आदमी
इससे उद्वेलित है, इससे चिंतित है, इसको घृणा से देखता है। अब ये अलग बात है कि आपके पास बहुमत है तो आपने समझ लिया है कि बहुमत की धौंस का मतलब है कि जितने भी मानवाधिकार हैं, जितने भी संस्कार हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, उनको हम कटघरे में रख के उनको हम एक खड्डे में डालकर आगे बढ़ेंगे। ये एक लोकतंत्र और गणतंत्र की विकृति है। ये बिल्कुल जो मन में और जो पेट पे और जो हृदय पे लात लगती है, ऐसे गलत घृणात्मक कामों से, घिनौने कामों से, वो लंबी होती है, मस्तिष्क पे रहती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये भारत इस बात से, भारत की पूरी संस्कृति इसके विरुद्ध है ऐसी चीज़ों की। भारत की पूरी सोच, भारत की पूरी अस्मिता, भारत की पूरी पहचान इसके विरुद्ध है। देखिए, आपने कई प्रश्न उठाए, कुछ आपके प्रश्नों का उत्तर उच्चतम न्यायालय देगी। आज भी लगा था केस, मैं खुलासा कर दिया है, पहले भी वापस कर रहा हूँ कि मैं भी उस केस में पेश हो रहा हूँ, इसलिए मैं केस के मेरिट्स पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आपने कुछ कानूनी प्रश्न उठाए हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि उनमें से एक बड़ा रोचक बात है, दावा था प्रत्याशियों का जिनके लिए मैं भी पेश हो रहा हूँ, महुआ मित्रा की पिटीशन में मैं अपेयर हो रहा हूँ, इत्यादि इत्यादि। उनका यही एक याचिका थी कि केंद्र सरकार, क्योंकि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन है, का भी एक रोल है और उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया हमको बताइए, हमारे हिसाब से उनकी कोई अनुमति ली गई कि नहीं पता नहीं है। ये एक याचिका थी शुरुआत से। तो अब मालूम पड़ा है कि सीबीआई ने विरोध किया, केंद्र सरकार ने कहा दे दो। नंबर 2, क्यों किया ये आप मेरे से कैसे पूछ सकते हैं? मैं तो आपके साथ जुड़ा हूँ, यही प्रश्न आपके जरिए पूछ रहा हूँ। अब इसमें इन्होंने सिर्फ ये कहने के कि हमने पूरा व्यापक समावेश देखकर एक पूरा लंबा चौड़ा सोच के हम, क्योंकि केंद्र सरकार हम ये अधिकार क्षेत्र रखते हैं, हमने किया निर्णय, इसके अलावा कुछ भी नहीं। उस हलफनामे का उत्तर आएगा, प्रत्युत्तर आएगा। लेकिन ये गैर कानूनी है, ये तो निश्चित है मेरे मानने में, और ये जल्द से जल्द उच्चतम न्यायालय निर्णय करेगा, ये हम आशा और विश्वास रखते हैं। और हम समझते हैं कि एक भी कारण नहीं दिया है केंद्र सरकार ने, सिवाय इसके कि मैं केंद्र सरकार हूं, मेरा अधिकार क्षेत्र, मैंने दिया आपको अनुमति। आप ये बताइए मेरे को कि बलात्कार के ऑफेंस पे, बलात्कार को छोड़िए, छोटे छोटे ऑफेंसेस में कभी ऐसा हुआ है कि ये सीबीआई मना करें, आप स्पेशल जज हैं, आप मना करें, और मैं केंद्र सरकार कहूँ कि बलात्कार के ऑफेंस में एक रूप से सामूहिक रूप से रिहा कर दीजिए? इसमें तो कॉमन सेंस चाहिए, इसमें तो कानून की ज्ञान भी नहीं चाहिए ज़्यादा। अब ये अलग बात है कि हमारे यहाँ विलंब होता है, ये अलग बात है कि अभी कुछ समय लगेगा, ये अलग बात है कि आप कह सकते हैं अभी तक उच्चतम न्यायालय में लंबित है इसलिए कोई निर्णय नहीं आया है। लेकिन जो मैंने कहा कि जो जनता जनार्दन का कोर्ट कचहरी है, जो आघात होता है हमारी सोच, आत्मा और हमारी करुणा में, वो बहुत दूरगामी होता है, और उससे थोड़ा भय कभी न कभी सरकार को होना चाहिए। और एक याद रहे, वैसे मैंने कहा, एक व्यक्ति के बारे में भी व्यक्ति विशेष कुछ नहीं कहा गया है। ये लंबे हैं, मैं चौड़ा हूँ, ये बूढ़े हैं, मैं यंग हूँ, इनको ये दुष्प्रभाव होगा, ये नहीं होगा, तो समझ आता है कि भाई 11 में से एक आदमी को छोड़ दो। 11 के 11 को बिना कारण के, बिना व्यक्ति विशेष छोड़ देना तो अपने आप दिखाता है कि आपने मस्तिष्क लगाया नहीं अपना। जी हाँ, हाँ। इसके अलावा क्या हो सकता है? देखिए, होगा कि नहीं ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इस पर कोई संदेह नहीं है कि जो व्यक्ति ऐसा करता है, जो कि अभी भी अकारण है, आज हलफनामे के बाद भी अकारण है, तो उसका कारण तो मैं तो एक ही सोच सकता हूं कि हमेशा सस्ती राजनीति और नंगी राजनीति खेलने के कई उदाहरण हुए हैं पहले। इसमें एक और श्रृंखला में आप जोड़ दीजिए। वो होता है कि नहीं होता, मैं मानता हूं कि हमारी जनता जनार्दन बहुत संतुलित भी होती है, बहुत समझदार भी होती है, बहुत दूरगामी और सोच की भी होती है, एक विजन भी होता है उनका, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन आपका प्रयत्न तो है क्लियरली कि इसका कोई फायदा उठाया जाए।
I'm very happy you told me. I should have included that in my press conference. When did he say that? I don't know. But so I would that answers my question. Kindly add it as my press conference, what your question is. A sitting minister campaigning in Gujarat elections says that he finds nothing wrong in releasing 11 group convicts for gang rape and murder of pregnant women and children. I leave it to judge for yourself. I leave it to judge the last question about political motive. This has happened that time also, on 15th August, when they were released on 17th or 18th. But now you are expanding it to central cabinet ministers. I would condemn it in the strongest word. It is okay, you have a majority. It doesn't mean that you can do what you like. It doesn't mean that this is a lawless world. It doesn't mean this country has no conscience. It doesn't mean there is no rule of law. It doesn't mean that there is no compassion. आपने जो अभी कहा वो एक एक शब्द जो मैंने कहा है अपनी प्रेस वार्ता में उसका पुष्टिकरण करता है। कितना घिनौना है कि केंद्र के मंत्री चुनाव के सस्ती राजनीति, नंगी राजनीति के आधार पे उसके उद्देश्य से ये कहते हैं कि मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगता कि एक सामूहिक बलात्कार के ऑफेंस में जिसपे 3-3.5 आयु के बच्चे, वर्षों के आयु के बच्चे, महिलाएं, गर्भवती महिलाओं की हत्या हुई हो या बलात्कार हुआ हो, उस विषय में आप छोड़ दें, रिहा कर दें, उसको मुझे कुछ बुरा नहीं लगता है। मैंने आपको उदाहरण दिया कि इसमें आज भी हलफनामे के बाद अकारण है। कारण सिर्फ एक है, नंगी राजनीति, सस्ती राजनीति। उसका पुष्टिकरण आपने किया है अभी। राजनीतिक कैंपेन के दौरान एक सिटिंग मंत्री ये कहते हैं, इससे ज़्यादा घिनौनी चीज़ क्या हो सकती है? क्या इस सरकार की पहचान ये है? क्या इस देश की अस्मिता और संस्कार ये है? ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, जज करने के लिए, निर्णित करने के लिए। ओके, या No, how? There is no question of reacting to an individual court decisions come today. This is a system, a process of law, and this is Mr. Khalid's full right to challenge or not to challenge. An appropriate court will decide this. We have nothing to say. It is based on individual evidence. But certainly, you have to have faith in the process of law. You win some, you lose some. Other courts may hold this way or that way. It is for him to exercise his rights. There is no question of me from this podium going into the individual merits of an individual case.